Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of January 2021। तो 14 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज है उसके वीडियोस कल से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। कल लेक्चर 1 डेमो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, लेक्चर 1 कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। जो लोग भी आपके ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर ले, लेकिन उसमें नंबर डालते समय मेक श्योर कि आप उसमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप का नंबर डाल रहे हैं। जब नंबर पूछता है उसमें मोबाइल नंबर, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप का नंबर डालो तो ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। कल मैंने वैसे ग्रुप बनाया है पर पूरे लोग उस ग्रुप में नहीं आए हैं, तो जिन लोगों ने अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर नहीं दिया था या जो लोग उस ग्रुप में एडेड नहीं है और उन्होंने सीरीज ज्वाइन किया, तो प्लीज़ डू सेंड अस योर व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर in our website, in our email theexamsmadesimple@gmail.com। तो आप ईमेल में वो नंबर सेंड कर देना, ठीक है ना। आज का न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आप करेंगे। पहला सवाल है, नोविचोक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज व्हाट। नोविचोक न्यूज़ में था तो ये क्या है। ऑप्शंस आर रशियाज न्यू कोविड-19 वैक्सीन, स्पाई सैटेलाइट ऑफ रशिया, केमिकल नर्व एजेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो नोविचोक इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, प्राइमरी सक्सेशन अकर्स व्हेन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी फर्स्ट इंटर्स इनटू अ न्यू फॉर्म ऑफ हैबिटेट दैट इट हैज नॉट बीन प्रेजेंट बिफोर। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स इन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैबिटेट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इन द क्लाइमैक्स स्टेज एन इकोसिस्टम बिकम्स बैलेंस्ड एंड देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ इंटरफेयरिंग इवेंट टू इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। अब आपको बताने में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू, प्लीज डू टेल अस द आंसर। तीसरा सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 इनमें से किसने रिलीज की थी। यूएनएसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ दी अबव। तो इनके आंसर्स आप करिएगा। कमेंट सेक्शन में जो कमेंट पिन रहेगा उसमें मैं आंसर आपको दे दूंगा। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो प्लीज डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, न्यूज पार्ट में कुछ न्यूज देख लेते हैं। पहली न्यूज है, बीईई लॉन्चेस साथी पोर्टल टू ट्रैक स्टार एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स। अब बीईई जो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, पहली चीज तो आपको याद रखना कि बीईई क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने क्या लॉन्च किया है, इट हैज लॉन्च्ड द साथी पोर्टल। तो याद रखिएगा, साथी पोर्टल क्या होता है। एक्चुअली साथी पोर्टल इसके लिए है कि वो ट्रैक करना चाहते हैं कि जो एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स हैं या जो एनर्जी एफिशिएंसी के टारगेट्स हैं उनको कितना पूरा किया गया है या कितना पूरा नहीं किया गया है। सो फॉर दैट रीजन दे हैव फॉर्म्ड दिस साथी पोर्टल। याद रखिएगा, बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगर आपसे बेसिक फैक्ट मैं थोड़ा और आपको बता दूं, अगर आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि बीईई कब बना या क्या है, तो बीईई बना था 2002 में, 2002 में बना था बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और ये बना था एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बीईई क्या है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2002 में बनी थी। अब अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी स्टैट्यूट यानी कि किसी एक्ट के अंतर्गत बनी होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत बना था। याद रखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, उसके अंतर्गत आपका बना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 2002। तो ये याद रखिएगा कि 2002 में बना था बीईई, लेकिन बना था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, याद रखना, ठीक है ना। साथी पोर्टल का फुल फॉर्म जो है वो है स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। वही है, ई जो लास्ट का है वो एनर्जी एफिशिएंसी का है, एच जो है वो हेडवेज के लिए है, टी जो है वो टारगेट्स के लिए है, ए जो है वो एनुअल टारगेट्स के लिए है, और स्टेट एक्शंस के लिए एसए है। तो स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, ये साथी पोर्टल का फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। पर्पस इसका क्या है, तो इट्स अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। ये एमआईएस पोर्टल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है, जहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोग्रेस के रिगार्डिंग रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो सकती है इन दिस साथी पोर्टल।
दूसरी जो न्यूज़ है वो है चंद्र प्रसाद संतोखी एन इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनाम विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो इंडिया का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा 26 जनवरी को, उसके लिए जो चीफ गेस्ट हैं इट विल बी एन इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी। याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। एंड मतलब बोरिस जॉनसन से हम सीधे सुरीनाम में गिर गए, है ना। बोरिस जॉनसन ने कैंसिल की बिकॉज ऑफ दैट, एंड वहां से हम गिरे तो सीधे सुरीनाम में अटके। सुरीनाम के बारे में अगर आपको बताऊं तो सुरीनाम वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड की, जहां पे मोर देन 70% पीपल आर अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ बीपीएल जो फैमिलीज हैं 70% से ज़्यादा है। वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है। रिसेंटली थोड़ा इकोनॉमी सुधार हो रहा था, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री रही है वो ऐसी रही कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका मैप भी दिखा दूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लेट मी शो यू द मैप एज वेल। इस मैप में देखो आपको सुरीनाम दिख रहा होगा। सबसे पहले सुरीनाम आपको दिख रहा है ना। अब सुरीनाम का बॉर्डर किसके किसके साथ है, देखो ये सुरीनाम है एंड इसके साथ यहाँ पे फ्रेंच गियाना लगा हुआ है। द फ्रेंच गियाना इज देयर, देन गुयाना इज देयर, दिस पार्ट गुयाना, फ्रेंच गियाना, और नीचे आपका ब्राजील देखो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 3 कंट्रीज ही हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक तो फ्रेंच गियाना हो गया, ठीक है, फ्रेंच गियाना हो गया, ये सुरीनाम है, ये गुयाना है, गुयाना इज हियर, एंड ये आपका ब्राजील है। नाउ दिस इज अ स्मॉल डिस्प्यूटेड एरिया, जो कि आपका गुयाना और सुरीनाम के बीच में ये डिस्प्यूटेड एरिया आता है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा कि एक डिस्प्यूटेड एरिया भी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे ब्राज़ील काफ़ी रिच नेशंस में आता है, फ्रेंच गियाना भी काफ़ी रिच है, ठीक है। और इधर साइड भी यहाँ पे देखो एरिया क्लेम्ड है, तो दोनों साइड उसने फ्रेंच गियाना और गुयाना दोनों वाले पार्टों में थोड़ा थोड़ा एरिया क्लेम किया है, ठीक है। ऊपर आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा होगा, जो ऊपर नदन बाउंड्री है सुरीनाम की वो अटलांटिक ओशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इसमें परामारीबो, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है परामारीबो। तो अगर आपसे परामारीबो कोई पूछे तो ये भी याद रखिएगा कि सुरीनाम में आता है परामारीबो, यही आपसे पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फेमस है थोड़ा, है ना, न्यूज़ में भी था, इसलिए ये पूछ सकता है, ठीक है। तो दैट वाज अनदर थिंग विच वाज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप एस्पेक्ट एज वेल। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में ही। तो आगे देखते हैं, अफगानिस्तान रेजेस डिले इन इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ इनवॉइस। अफगानिस्तान ने क्या बोला है, अफगानिस्तान ने कहा कि कोई भी फुल रैंक एम्बेसडर नहीं है सिंस 2018 के बाद से अभी कोई भी फुल रैंक एम्बेसडर नहीं है फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया। और इसके पहले जो एम्बेसडर थे वो थे शाहिदा अब्दाली रिजाइंड इन 2018, उसके बाद से कोई नहीं थे। और अफगानिस्तान ने भी 3 महीने पहले नाम भेजा है, तो न्यू दिल्ली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, ऐसा अफगानिस्तान का कहना है कि न्यू दिल्ली हैज येट नॉट ग्रांटेड दैन एग्रीमेंट, है ना। तो न्यू दिल्ली ने अभी तक एग्रीमेंट दिया नहीं है रिगार्डिंग दैट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्बेसडर, ठीक है। इंडिया ने जरूर इस एलिगेशन को हटाया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन, इसको याद रखिएगा। एंड यहाँ पर नीचे आपको देखो दिखाएगा फरीद मामुनजे, याद रखिएगा, फरीद मामुनजे वॉज द नेम प्रपोज्ड बाय द अफगानिस्तान ने फरीद मामुनजे का नेम प्रपोज किया था एज द नेक्स्ट अफगान एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली इन सितंबर 2020। उनका कहना है कि सितंबर 2020 में ही हमने नाम दे दिया था, बट देयर इज एन इनऑर्डिनेट डिले विच हैज बीन डन बाय द इंडियन साइड, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या चल रहा है। मैंने कल भी आपको एक जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल, उसमें बताया था कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बहुत ज़्यादा कुछ बैठ नहीं रहा है और इश्यूज़ इरप्ट होना शुरू होने लगे हैं। तो वहाँ पर देखो ये भी एक इशू में ही आएगा। अगली जो न्यूज़ है वह है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ मैरिज नॉट मैंडेटरी। अब ये किसके अंतर्गत है, तो एक्चुअली आपको पता होगा, मैंने बताया था 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, जो कि इंटरफेथ मैरिज के लिए, इंटर रिलीजियस या इंटरफेथ मैरिज के लिए एक्ट एप्लीकेबल रहता है। अगर किसी हिंदू को मुस्लिम के साथ या मुस्लिम को हिंदू के साथ करनी है तो, या हिंदू को क्रिश्चियन के साथ या क्रिश्चियन को हिंदू के साथ या क्रिश्चियन को मुस्लिम के साथ मुस्लिम को क्रिश्चियन के साथ, इस तरीके कोई भी पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ये चीज होती।
अब होता क्या था, इसके अंदर एक प्रावधान था कि एक नोटिस लगाई जाती, जैसे जब आप लड़का लड़की जो रहेंगे उनके नाम के साथ वो नोटिस लगाई जाएगी नोटिस बोर्ड में कि इन्होंने ऐसा ऐसा फला फला इसमें किया, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन रेज करें। तो ये सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के अंतर्गत होता है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के अंतर्गत होता है। तब कोर्ट ने ये कहा है कि इलाहाबाद कोर्ट हैज गिवन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट इन दिस, एंड उन्होंने कहा कि दिस पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इज नॉट मैंडेटरी एंड इट वुड इन्वेड द फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी। तो कोर्ट का ये कहना है कि इट वुड इन्वेड द fundamental right of liberty and privacy including within its sphere the freedom to choose for marriage, है ना। तो freedom to choose for marriage, freedom of liberty, freedom of privacy, ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये वायलेट होंगी बिकॉज ऑफ दैट सिंगल नोटिस। एंड इस कारण से जो इंटरफेरेंस है ऑफ द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स of the persons concerned that will also increase। तो जो इसमें इंटरफेरेंस है of the state or non-state actors that would also increase because of this। So this has been said by the Allahabad court and that is an important thing जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, इट शैल बी ऑप्शनल फॉर द पार्टीज नाउ टू द इंटेंडेड मैरिज टू मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग में आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं टू द मैरिज ऑफिसर टू पब्लिश और नॉट टू पब्लिश। तो ये आपका वॉलंटरी रहेगा टू वेदर टू पब्लिश दैट और नॉट, और आप राइटिंग में दे सकते हैं मैरिज ऑफिसर को कि भैया आप मत पब्लिश करो, है ना। एंड सेक्शन 6 वही वाली बात है कि अगर कुछ नहीं दिया जाता है, अगर पार्टीज कोई रिक्वेस्ट नहीं देती है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन केस द पार्टीज डू नॉट मेक सच अ रिक्वेस्ट द ऑफिसर शैल नॉट पब्लिश एनी सच नोटिस और एंटरटेन ऑब्जेक्शंस टू द इंटेंडेड मैरिज। और अगर पार्टी जो है कोई इस तरीके की मतलब बोलता है कि कोई ऑब्जेक्शन या कोई भी आप नोटिस मत दो, तो जो मैरिज ऑफिसर रहेगा ही शैल नॉट पब्लिश एनी सच नोटिस और इंटरटेन एनी ऑब्जेक्शन टू द इंटेंडेड मैरिज। सो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है कमिंग फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो यहाँ पे आगे मूव करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो लिखा है एनसीबी के बारे में, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो बना था वो 1986 में बना था। 1986 में बना था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एक्ट के अंतर्गत बना था जिसको हम बोलते हैं नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। तो याद रखिएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब बना था, 1986 में बना था। और कौन से एक्ट के अंतर्गत बना था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1986 के अंतर्गत बना था, 1985 के अंतर्गत। तो एक्ट जो है वो 1985 का है, फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्ट वाज ऑफ 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। और एनसीबी बना कब था, तो 1986 में बना था। Now it is an apex coordinating agency under the MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 जो है, जो कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ। तो आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्ट करता है स्टेट्स को कि आप कोशिश ये करेंगे कि मेडिसिनल पर्पस के अलावा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का कोई भी ऐसा यूज ना हो जो कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट करे, ठीक है ना। एंड ड्रग अब्यूज कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ड्रग अब्यूज कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में आया था। एंड इस एक्ट के अंतर्गत देयर इज अ पेनल्टी प्रोविजन फॉर ऑफ प्रॉपर्टी डेराइव्ड फ्रॉम यूज्ड और इन इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग। तो जो लोग भी नारकोटिक्स ड्रग्स की इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहे हैं या इस तरीके से उनके पास मिलता है तो उनके अरेस्ट का प्रावधान भी है। एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं उसको। अगर आप पुलिस या जेल में जाएंगे तो आपको एनडीपीएस के बहुत सारे बंदी मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत रहते हैं, 10-10 साल की सजा काट रहे होते हैं ना। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एनसीबी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पर है गवर्नमेंट लॉन्चेस द 5th सेरो सर्वे। अब सेरो सर्वे क्या होता है, बस मुझे ये बताना था आपको, थोड़ा सा बता दूं। सेरो सर्वे का मतलब होता है सेरोलॉजिकल सर्वे। देखो लिखा हुआ है सेरोलॉजिकल सर्वे। सेरोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है बेसिकली टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट हैज डेवलप्ड द एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19।
वो पॉपुलेशन का नंबर पता करना है जो कि एंटीबॉडीज डेवलप कर चुकी है अगेंस्ट द कोविड-19। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ कि क्या है, ये वो सर्वे है जिसके तहत ये पता लगाया जाता है कि कितने लोगों ने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है। एक्चुअली सेरो सर्वे में ब्लड से जो टेस्टिंग होती है, ब्लड सीरम की टेस्टिंग होती है, ठीक है ना, एंड इसके थ्रू फिर मॉनिटरिंग की जाएगी कि इन्फेक्शन का लेवल क्या है, ठीक है। तो इन्फेक्शन का लेवल पता करने के लिए या फिर ये पता करने के लिए कि कितने लोगों ने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है, कौन से डिस्ट्रिक्ट लो रिस्क के हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट हाई रिस्क के हैं। भाई जहाँ पे ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी वहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहेगा लोगों को, और जहाँ पर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी वहाँ पे कम रिस्क रहेगा। ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो दैट इज द थिंग विच कम्स अंडर द सेरोलॉजिकल सर्वे। तो सेरो सर्वे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड सेरोलॉजिकल टेस्ट में ब्लड सीरम का टेस्ट होता है। ब्लड सीरम क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है ना। फ्लूइड पार्ट जो होता है प्लाज्मा का, उसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट में देखा जाता है ब्लड सीरम, जो कि द फ्लूइड पार्ट ऑफ प्लाज्मा दैट इज लेफ्ट आफ्टर सेल्स हैव कोआगुलेटेड। जब सेल्स कोआगुलेट कर जाती हैं तो जो फ्लूइड पार्ट बचता है वो सीरम कहलाता है। याद रखिएगा, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। आफ्टर कोएगुलेशन the fluid part of plasma that is left is known as the serum। तो याद रखिएगा, सीरम का टेस्ट होता है सेरोलॉजिकल सर्वे में, एंड ये हमको बताता है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द सेरोलॉजिकल सर्वे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो सेरो सर्वे बताने का मेरा एम यही था, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ रिवर्स। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यमुना रिवर को टारगेट करते हुए रिवर्स पूरी ओवरऑल के हेल्थ के बारे में कमेंट किया है, एंड दे हैव टेकन सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ रिवर्स। सुओ मोटू कॉग्निजेंस क्या होता है? मतलब खुद से ही, किसी ने उसके लिए PIL या एप्लीकेशन नहीं डाला था, पिटीशन नहीं डाला था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही कॉग्निजेंस लिया है कि भैया रिवर्स की कंडीशन बहुत खराब है, आप लोग उसमें कंटामिनेंट्स डाल देते हैं, सीवेज का एफ्लुएंट डाल देते हैं बिना उसको ट्रीट किए हुए, म्युनिसिपैलिटीज का पानी डायरेक्टली उसमें आता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द रिवर्स। एंड अगर रिवर्स की हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आपकी हेल्थ भी सही नहीं रहेगी, बिकॉज डिटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ। देखो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डिटोरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर, अगर फ्रेश वाटर की क्वालिटी खराब होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो किस पे पड़ता है? क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ पे पड़ता है। और अगर क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ डिग्रेड होगी या क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ सही नहीं रहेगी, देन देयर विल बी नो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, एंड फर्दर पोल्यूशन फ्री वाटर भी आपको नहीं मिल पाएगा, एंड ये सारी चीजों से जो राइट टू लाइफ है वो आपका इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने जो पोल्यूशन ऑफ रिवर्स है उससे राइट टू लाइफ को जोड़ते हुए पूरा ये चीज बोला है कि यू हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू क्लीन दैट, एंड आपको नदियों का जो डिस्पोज कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा, है ना। एंड रिवर्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड विद अमोनिया एंड क्लोरीन विच कैन कॉज कैंसर। अमोनिया एंड क्लोरीन से भर दे रहे हैं आप नदियों को, जिनके कारण से कैंसर हो रहा है, एंड यू आर रिलीजिंग दैट वाटर टू द सिटीजंस एज वेल, है ना, एक्सपोजिंग देम टू सच हैवॉक कंडीशंस, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है। इनफैक्ट दिल्ली में तो आप लोग जैसे मैं भी खुद रहा हूँ, बाहर का पानी हम लोग खरीदते हैं, कौन जानता है कि कहाँ से वो पानी आ रहा है ना, कोई नहीं जानता कि वो पानी कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हाँ वी परचेज द बॉटल्स, हम वो बॉटल खरीद लेते हैं, है ना, 10-10 लीटर की, और फिर उसको पीते रहते हैं। वो पीने में भी एक दिन में तो खत्म नहीं होती, वो 2-3 दिन चलती है, तो 2-3 दिन घर में भी खुल के चलती रहती है ना, कभी 5-5 दिन चल जाती है। तो ऐसा भी आप लोगों ने सबने ये किया होगा, है ना। इसलिए मेरा सजेशन ये कि कोशिश ये करो कि आप मतलब कि जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो अच्छी रखो। एटलीस्ट अगर आपके जो ओनर्स हैं उनके घर में अगर ये एक्वागार्ड लगा हुआ है तो आप वहाँ का पानी डिमांड कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन आस्क फॉर, है ना। लेकिन पानी साफ़ ही पीजिए, या गर्म करके पीने की कोशिश करिए। गर्म पानी इज़ मच बेटर, है ना, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो आज हम एडिटोरियल सेगमेंट में आते हैं। पहला आर्टिकल है फार्म लॉज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड होप, और दूसरा आर्टिकल है मीडिएटिंग
द फार्मर्स प्रोटेस्ट इज अ डिफिकल्ट टेरेन। दोनों आर्टिकल्स हम मर्ज करके ही देखेंगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में ही फार्म लॉस के बारे में ही बात की जा रही है। अब सबसे पहले ऑथर ने जो पहला आर्टिकल है फार्म लॉस के बारे में, उसने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का बात किया है, कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी क्या करेगी, आपको दोनों को एक डिसीजन कंसेंसस वाली टेबल में लाने की कोशिश करेगी, दोनों के प्रोस कॉन्स निकाल करके फिर सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट करेगी कि क्या करना चाहिए। अब ऑथर ने बोला कि एक सक्सेसफुल अगर आपको डेलिब्रेशन चाहिए तो ऐसे मेंबर्स लाने आपको पड़ेंगे हु हैव एन ओपन माइंड ऑन द कोर इशूज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट बिल्कुल स्पॉन्सर्ड लोगों को गवर्नमेंट की बात करें या इस तरीके के लोगों को ला लो जो प्रो फार्मर्स के हित को समझते ही ना हो या उनको जानते ही ना हो, उनके साथ काम ही ना किया हो, है ना। तो यू हैव टू सेलेक्ट सच पीपल इन द कमिटी विच हैव हु हैव एन ओपन माइंड एंड ओपन माइंड ऑन द कोर इशूज एंड देन ओनली दिस विल क्रिएट कॉन्फिडेंस ऑन द पार्टीज कंसर्न। जब पार्टीज कंसर्न है, अगर ऐसे लोग आएंगे जिनके ओपन माइंड है, जो बिल्कुल इसमें भी ना हेजिटेट करें कि हाँ भाई ये जो लॉज हैं उनको रिपील कर लो या इनको लगे रहने दो, दोनों चीजें बोलने में जो कतराए ना, जो हिचकिचाए ना, ऐसे लोगों को लाना जरूरी है, ठीक है ना। फार्मर्स ने लेकिन मना कर दिया कि वो किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ रिपील ऑफ लॉ। जब तक आप लॉ रिपील नहीं करोगे, ये जो डिलिब्रेशन और वैसे भी सही बात है, जो डिलिब्रेशंस और जो डिस्कशंस करने हैं ये लॉ लाने से पहले करना चाहिए था, लॉ लाने के बाद काहे का डिस्कशन, काहे का डिलिब्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने ये चीज बोली। अब ना होता क्या है, देखो क्या है, ऑथर ने बहुत सही बात बोली है कि कोर्ट्स क्या करते हैं, दे चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। एक्चुअली में फार्म लॉज रिपील करना है नहीं करना है वो तो फार्मर्स के अपने इश्यूज हैं कि हमको करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को नल एंड वॉइड तब करता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी को नहीं जस्टिफाई कर पाता या कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी में नहीं खड़ा हो पाता है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है दैट विल चेक ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ चेक कर सकता है, लेकिन क्या लॉ सही है उनके लिए, क्या लॉ सही नहीं है, या वो उनका अपोज क्यों कर रहे हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है बनाना और हो सकता है उस पॉलिसी में कभी पॉजिटिव आए कभी निगेटिव आए, है ना। अगर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि उसमें सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में जजमेंट देते समय उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट हो सकता है ये डिसीजन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो हमको क्या करना उससे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करेंगे कि वेदर द पार्लियामेंट इज कैपेबल इनफ टू मेक दैट लॉ और नॉट। उन्होंने चेक किया कि हाँ ठीक है सब कुछ, तो बिल्कुल अच्छा है बनाते रहो। तो वही वाली बात यहाँ पे भी अगर हम लागू करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे छोड़ सकती है इस बात को? नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि ये फार्मर्स का मुद्दा है, इसमें ये नहीं बोल सकती कि ठीक है गवर्नमेंट का काम है और उसमें वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, हमको क्या करना है। तो इसीलिए ऑथर ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अगर चेक करेगी तब तो मान लो ये भाई लॉ बनाने का पावर है उसके पास। लेकिन ऑथर ने बोला है कि यहाँ पे एक इशू ऐसा है जिसको अगर उठाया जाए तो इन लॉ को वॉइड घोषित किया जा सकता है, वो इशू है द मेथड ऑफ इट्स पासिंग इन द राज्यसभा। जिस तरीके से ये बिल राज्यसभा में पास हुआ दैट वाज नॉट राइट एंड दैट वाज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव वांटेड, सो दैट वाज अगेन अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअली में ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि क्या तरीका हो सकता है कि इस बिल को नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। तो ऑथर ने बोला है कि यहाँ पे जो मेथड है ऑफ पासेज इन द राज्यसभा दैट वाज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा में जो बिल पास हुआ था वो पास हुआ था वॉइस वोट से ना, वॉइस वोट से ये बिल पास होने के कारण है वहां पे सही नहीं है। अब ऑथर ने क्यों ऐसा कहा है कि इट इज ट्रू दैट देयर वाज डिसऑर्डर इन द हाउस, उस दिन डिसऑर्डर था हाउस में, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहली बार डिसऑर्डर हुआ था या उसको आप डिसऑर्डर को रोक करके वोटिंग करा सकते थे। बट आपने क्या किया कि डिसऑर्डर के चलते आपने क्या बोला कि वॉइस वोट कर दिया जाएगा, है ना। और वॉइस वोट के थ्रू आपने फिर क्या किया, उसको बिल को पास कर दिया। वॉइस वोट इज बेसिकली अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना। ये ऑथर ने कहा है कि इट गोज बियॉन्ड द वायलेशन ऑफ हाउस रूल्स, इट इन्वॉल्व्स द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ऑथर ने कहा कि ये हाउस रूल्स के नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट जाता है। आर्टिकल 100 कहता है कि ऑल क्वेश्चंस एट एनी सिटिंग ऑफ आइदर हाउस शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। आर्टिकल 100 कहता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं एट एनी सिटिंग ऑफ आइदर हाउस शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी कैन बी डिटरमाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर, है ना। हाथ खड़ा करके देख
देख के आप मेजॉरिटी नहीं बता सकते कि हाँ स्पीकर ने सुन लिया, हाँ कितने आईज हैं कितने ने हैं, ऐसा करके ना, ऑल दोज इन फेवर से आई, ऑल दोज इन फेवर से ने। तो इस तरीके से जो होता है ऐसे आप मेजॉरिटी नहीं बताते, आप मेजॉरिटी आप नंबर्स के थ्रू बनाते हो, बताते हो कोई क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। मेजॉरिटी कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है। मेजॉरिटी होता है कि 10 लोगों में अगर 6 लोग एक पार्टी के हैं तो ये मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी ये थोड़ी है कि 6 लोग मन में क्या सोच रहे हैं या 10 लोग मन में क्या सोच रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं है। तो वही वाली बात है, मेजॉरिटी कैन बी डिटरमाइंड ओनली इन नंबर्स। एक्चुअल नंबर जब दिखता है तब आप मेजॉरिटी बता सकते हो, एंड दैट इज द थिंग व्हाई दैट वॉइस वोट वाज नॉट what the constitution would have expected or constitution would have recognized for determining the majority। इसीलिए ऑथर का ये कहना है कि इस बेसिस में आप क्या कर सकते हो, उस एक्ट को जरूर नल एंड वॉइड कर सकते हो। वहीं पे आर्टिकल एक दूसरा भी है, आर्टिकल 122, जो कि ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी इस तरह के पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना। इट प्रोटेक्ट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 122 जो है वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस को प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस कैन ऑल्सो बी अंडर द जुडिशियल रिव्यू। जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकती हैं अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ छेड़छाड़ की गई है। अतः आर्टिकल 100 के तहत इसके ये भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास पहला ऑप्शन तो ये है कि सीधे बोल सकता है कि भाई सिंस द रिक्वायरमेंट्स हैव नॉट बीन मेट देयरफॉर स्ट्राइक डाउन कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको इनवैलिडेट करके दोबारा से बिल्स को राज्यसभा में भेज सकता है। अब दोबारा से अगर राज्यसभा में बिल भेजेगा तो इट विल गिव गवर्नमेंट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू द बिल, एंड वहां पर हो सकता है कुछ रिकमेंडेशंस राज्यसभा कर दे और उस फिर लोकसभा में उनके रिकमेंडेशंस को ऐड कर दिया जाए। रिकमेंडेशंस लाइक व्हाट? रिकमेंडेशंस लाइक कि एमएसपी को लीगल एंटिटी बनाना है। जैसे एमएसपी को लीगल एंटिटी बनाना भी एक बहुत बड़ी डिमांड है, तो अगर आप लीगल एंटिटी बना दो तो मुझे नहीं लगता कि फिर फार्मर्स को दिक्कत होनी चाहिए, है ना। तो आप हो सकता है कि तो ये दोनों ही जो मेथड है वो किए जा सकते हैं। वहां पे एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जा सकती है, फिर वो बिल सेलेक्ट कमेटी को रिफर किया जा सकता है, फिर और ज्यादा मतलब उसमें टाइम मिल जाएगा, डिले हो जाएगा थोड़ा। और जो हेस्टी लेजिस्लेशन है, जो प्रॉब्लम है हेस्टी लेजिस्लेशन की, हेस्टी लेजिस्लेशन ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन मेजॉरिटी गवर्नमेंट। जब भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है तो ये हेस्टी लेजिस्लेशंस होते हैं और वहां से डिसीजन मेकिंग सही नहीं होती। ये आप लिख लीजिए, और जब भी आपको कभी क्रिटिक लिखना पड़े या क्रिटिसिज्म या क्रिटिकली एनालाइज करना होगा मेजॉरिटी गवर्नमेंट को या इस तरीके की चीजों को, तो आप ये सारे पॉइंट लिख दीजिएगा कि हेस्टी लेजिस्लेशन, है ना। हेस्टी जैसे बोलते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वैसे बोलते हैं जस्टिस हरीड इज जस्टिस वरीड, ये भी कहा जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस वरीड, तो ये भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज आपको याद रखना कि सेम गोज हेयर एज वेल। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलता है ना। वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ को चेक करना है सुप्रीम कोर्ट को, अतः इन सारे पॉइंट्स को देख सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है उसी में यही चीज आगे है कि अब एक नई कमेटी बनाई गई है जो कि मीडिएटर का काम करेगी। मीडिएटर का काम क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े से धीरे से नीचे ये भी बोल दिया है कि भाई ये दोनों को डिसीजन मेकिंग टेबल में भी ले आएंगे एक साथ, है ना। और इस टेबल में ला करके क्या करना है बेसिकली वही है कि दोनों के बीच में कंसेंसस बिठाने की कोशिश की जाएगी, दोनों के बीच में कंसेंसस बिठाने की कोशिश की जाएगी। एंड यहाँ पर फार्मर्स का फोकस क्या है कि एमएसपी को रिटेन करके रखें, और दूसरी चीज ये कि एमएसपी को एक स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ लेकर के आए, मतलब कि एक लीगल लॉ के तहत लेकर के आए। जैसे अभी चल रहा है, अभी लीगल लॉ नहीं है, एमएसपी का कोई लॉ या कोई एक्ट नहीं है, वो चल रहा है, ठीक है। एमएसपी के बारे में ये फैक्ट थोड़ा याद रखना कि CACP उसके रिकमेंडेशन करती है ना। कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है उसका रिकमेंडेशन करती है, एंड उसको जो अप्रूवल देती है वो CCEA देती है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देती है।
तो वही ऑथर ने यहाँ पे मीडिएशन के लिए बताया कि दोनों पार्टीज को पहले तो एक ही टेबल पे होना चाहिए, ज़रूरी है। दोनों पार्टीज को एग्री करना चाहिए कि जो कमिटी बोलेगी वो एक्सेप्ट करेंगे, तब जा करके। लेकिन अभी तो फार्मर्स किसी मूड में लग नहीं रहे हैं ना, दिस इज द रिसेंट कंडीशन की फार्मर्स अभी किसी मूड में लग नहीं रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ऑथर ने वही सजेशन जो आर्टिकल 1 में था उसी तरीके को आगे बढ़ाया कि कमेटी में पहले तो ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट हो, तभी आप कोई फाइनल डिसीजन में पहुंच सकते हो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल रहेगा कि कोई फाइनल डिसीजन आए। इतना कोई खास आर्टिकल नहीं था। फर्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। दूसरा आर्टिकल जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है बिल्डिंग ट्रस्ट इन वैक्सीन्स। अब यहाँ पे ऑथर ने एक इशू उठाया कि देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओपेकली काम कर रही है। गवर्नमेंट ओपेकली काम क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि कोवैक्सीन के रिजल्ट क्या थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि कोविशील्ड के रिजल्ट क्या थे, कोवैक्सीन ने तो फेज 3 के ट्रायल्स ही नहीं किए। ऐसे में आपने वैक्सीन रोल आउट कर दी। कल आप बोल रहे थे कि कोई चॉइस नहीं है कि कोविशील्ड लेना है कि कोवैक्सीन लेना, जो आपको मिलेगी आपको लेनी पड़ेगी। अब भाई एक वैक्सीन ऐसी है जिसका फेज 3 का ट्रायल ही आपको नहीं पता, फेज 3 के ट्रायल रिजल्ट के बारे में किसी को नहीं पता, प्लस उसके खिलाफ कई लोग सामने आ चुके हैं कि भाई उसमें मर गए एक लोग, बोल गए हम 750 रुपये दिखा करके हमसे टेस्ट करवा लिया, हमको वॉलंटियर बना लिया। तो ऐसे कैसे आप वैक्सीन को ट्रस्ट कर लोगे, है ना? तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट के साइड से है। इस कारण से एक डिस्ट्रस्टफुल नैरेटिव बनता जा रहा है अगेंस्ट द वैक्सीन के खिलाफ एक डिस्ट्रस्टफुल नैरेटिव बनता जा रहा है। और कोविड-19 के जो ट्रायल्स हैं उनके रिजल्ट भी नहीं पता कोवैक्सीन का, तो लोग किस तरीके से एक्सेप्ट करें, ठीक है ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि देयर हैज बीन नो ओपन डिस्कशन एंड नो कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक एजुकेशन अबाउट द वैक्सीन्स। लोगों को ना ही भाई एड्स के माध्यम से आप बताते, आप अलग अलग तरीकों से लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते, भैया आप रिजल्ट टेलीकास्ट करते टेलीविजन में कि भाई इन वैक्सीन्स को 100 लोगों ने यूज किया, 95 लोग सही हो गए या 70 लोग 80, भाई जो भी करेक्ट नंबर है बताते तो कम से कम। वैक्सीन एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से एक जो इशू आता है वो है वैक्सीन एजुकेशन का, ठीक है ना? तो वैक्सीन एजुकेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मिसिंग है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ऐसे ही फार्मर्स प्रोटेस्ट वाले पार्ट में एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि इसमें एक इशू ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कोई भी बात नहीं बोली जा रही है। भाई फार्मर्स बहुत बड़े, आप जब आपको वोट चाहिए रहता है तब आप बोलते हो कि भैया माई बाप जो है वो फार्मर्स है, अन्नदाता बोलते हो। वो लोग इतने महीनों से वहाँ बैठे हुए हैं एंड देयर हैज़ बीन नो स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, देयर हैज़ बीन नो स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम सच टॉप अथॉरिटीज़। तो ये किस तरीके से माई बाप है? भाई माई बाप सिर्फ वोट के लिए है कि बाकी चीज़ों के लिए भी है ना? तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछना जरूरी है। सेम यहाँ पर चल रहा है, वैक्सीन यूज़ करनी है, डेटा मंगाए जा रहे हो, वैक्सीन यूज़ करनी है, लेकिन भाई वो वैक्सीन के बारे में बता तो दो लोगों को। मैं आपको बोलूं कि आपको ये चीज यूज करनी है तो आप ये पूछोगे ना कि सर इसकी रिजल्ट क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये क्या चीज है, या फिर आपने देखा होगा ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको पता होगा। लेकिन आप एटलीस्ट कुछ इंफॉर्मेशन के साथ ही वो चीज कर सकते हो ना। बिना इंफॉर्मेशन के तो आप कोई चीज नहीं। मैं आपको बोलूंगा भाई इस कुएं में कूद जाओ तो आप पूछोगे ना कि सर इस कुएं की गहराई कितनी है, इस कुएं के नीचे क्या स्पंज लगा हुआ है जो मैं कूद जाऊं, है कि अगर मैं ये थोड़ी बोलूंगा नहीं भाई ये इसमें तो नीचे वो बेसाल्टिक ग्रेनाइटिक रॉक्स हैं और आप कूद जाओ इसके ऊपर, तो आप नहीं कूदोगे, आप इंफॉर्मेशन मांगोगे कि सर नीचे क्या है। कूद तो मैं जाऊंगा लेकिन नीचे क्या है, क्या वो स्पंज वाला वो है जिसमें कूद जाऊं, बेड है ना, डनलप का गद्दा है, क्या लगा हुआ है, बोरे बिछे हुए हैं, तो कुछ तो आप पूछोगे ना। तो इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। सेम गोज विद द वैक्सीन्स ऑल्सो। आप मुझे बोल रहे हो कि ये चीज आपने शरीर के अंदर डाल लो, वैक्सीन है भाई आपके अंदर जाएगी वो चीज। तो आपको मैं बोलूँ इस चीज को आपको अपने शरीर के अंदर डालना है तो आप पूछोगे ना कि ये शरीर के अंदर जाके करेगी क्या, व्हाट इट विल डू। मैं कहीं चूहा तो नहीं बन जाऊंगा फिर वो चाइनीज खा लेंगे मुझे, तो ऐसी कोई चीज तो नहीं हो जाएगी। तो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस जो कि वैक्सीन एजुकेशन के अंतर्गत सॉल्व करने जरूरी है, तब जाकर ट्रस्ट बनेगा, तब जाके क्रेडिबिलिटी बनेगी, तब जाके मिसट्रस्ट खत्म होगा, ठीक है ना। बट वही वाली बात है, गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है वो इस तरह के पार्टिसिपेशन करती नहीं है। व्हाट दे शुड डू इज दैट कि वो बिल्ड ओपन पार्टिसिपेटिव फ्रेमवर्क बनाओ, इंगेज करो लोगों को, इन्फॉर्म करो लोगों को, लोगों से क्वेश्चन पूछो, लोगों से पूछो कि क्या जानना चाहते हो आप लोग, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है एंड तभी उसका साइंटिफिक रोल आउट पॉसिबल है। इन्फॉर्म्ड सेंसिटाइज्ड सिटीजन ही इंपॉर्टेंट है, उनका फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट है इन सारे इश्यूज में। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है इन इश्यूज में। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग ही वैक्सीन की एफिकेसी को बढ़ाएगी। अदरवाइज वही है
वही जैसे नहीं कुछ लोग करते हैं कि कान के बगल से गिरा करके बोलते हैं हाँ भाई पी लिया हमने, कान के बगल से गिरा दिया पीछे और बोला हाँ हमने तो पी ली। तो वही वाली हो कि वैक्सीन लेंगे, साइड से गिराएंगे, बोलेंगे हाँ भैया ले ली, बहुत अच्छा, ठीक हो गए, है ना। तो ये वाली चीज़ ना हो, इसके लिए आपको पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, इन्फॉर्म्ड सिटीजन रखना पड़ेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। और ये जो फेज 3 के ट्रायल के बिना ही उनको जो वैक्सीन रोल आउट कर दिया जा रहा है, उसको भैया बोलो कि भाई फेज 3 के ट्रायल तो कर ले, है ना। ये सारी चीजें आपको बोलनी जरूरी है। दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। सबरीमाला ऑल सेट फॉर मकरा विलक्कू फेस्टिवल। तो आज वैसे मकर संक्रांति भी आप सब लोग को बिल्कुल शुभ रहे आज का दिन। मकर संक्रांति है, इसी को जो केरला वाला पार्ट है मकरा विलक्कू फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है ना। और मकर विलक्कू फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है सबरीमाला टेम्पल में। सबरीमाला लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, इन द केरला स्टेट, केरला में लोकेटेड है। लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, पेरियार टाइगर रिजर्व के पास है लोकेटेड, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, पेरियार रिजर्व के पास है ना। अगली जो न्यूज है, सीसीएस अप्रूव्स 83 तेजस फाइटर्स फॉर एयरफोर्स। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है फॉर इंडियन एयरफोर्स एट द कॉस्ट ऑफ 47,000 करोड़। 47,000 करोड़ के 83 तेजस एयरक्राफ्ट, 83 तेजस फाइटर्स बनाए जा रहे हैं फॉर एयरफोर्स, याद रखिएगा। इट्स अ 47,000 करोड़ डील। HAL यानी कि हॉल यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाएगा। अब इसका नया वेरिएंट है ये MK-1A, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? तेजस MK-1A बोलते हैं, ठीक है ना। LCA तेजस और इसका जो वेरिएंट है वो MK-1A वेरिएंट है। एंड LCA तेजस जो था उसमें 50% इंडिजिनस कंटेंट था, और आपका जो MK-1A वेरिएंट है उसमें 60% इंडिजिनस कंटेंट है, याद रखिएगा। 60% इंडिजिनस कंटेंट है आपके MK-1A के अंतर्गत। एंड इट इज हैविंग सम कैपेबिलिटीज लाइक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार, AESA जिसको राडार बोलते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज BVR कैपेबिलिटीज, और SDR यानी कि एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। और ये जो LCA MK-1A है, इसको 2023-24 में पहला इसका फेज रोल आउट किया जाएगा। हॉल के बारे में तो आप सबको पता होगा कि हॉल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, इंडियन स्पेस ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है एंड इट इज गवर्न अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 1940 में ये बनी थी, 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से, है ना। वालचंद हीराचंद ने इसको बनाया था 1940 में, है ना, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। और 1964 में 1964 में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया 1964 में, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम एज वेल। आगे मूव करते हैं। एडल्ट्री लॉ मस्ट स्टे फॉर मिलिट्री। तो गवर्नमेंट ने एक पिटीशन लगाया है कि एडल्ट्री का जो लॉ है, यानी कि सेक्शन 497 जो है, जिसको कि अभी रिसेंटली स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि ये मिलिट्री के लिए और जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इनके लिए इसमें एक्सेप्शन देने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है ना, उसको एक्सेप्ट किया पिटीशन को। अभी उसमें सुनवाई होगी, फिर उसमें जजमेंट पास में होगा बाद में। इनका ये कहना है कि जो 3 लॉज हैं बेसिकली, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अलग अलग एक्ट हैं, आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट है, वो जो है वो आर्टिकल 33 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 33 वो इन एक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम इस तरीके के सेक्शन 497 और इन सब के को स्ट्राइक डाउन करके आर्मी में भी एप्लीकेबल कर देंगे, तो एक्चुअली में क्या होगा कि वो वायलेट करने लगेगा, इंस्टेबिलिटी ला देगा, है ना। क्योंकि आर्मी पर्सनल्स क्या रहते हैं, उनकी वाइफ घर में रहती है, दे आर वर्किंग आउटसाइड, है ना। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये चीज लॉजिक भी लिया है कि देयर विल ऑलवेज बी अ कंसर्न इन द माइंड्स ऑफ द आर्मी पर्सनल who are operating far away from their families under challenging conditions about the family indulging in untoward activity, है ना। तो they will always be having that suspicion and they will not be, मतलब कि उनका मन लगा रहेगा, and they will not be in a condition to secure the borders and secure such areas। इसी कारण से यहाँ पे एक्सेप्शन देने की बात की जा रही है। Now the Supreme Court has accepted that as well।
मुगल हिस्ट्री वाइट वॉश इन टेक्स्ट सेज टू एजुकेशनलिस्ट। अब यहाँ पे जेएस राजपूत और शंकर शरण जो है वो हाउस पैनल के पास गए। एक्चुअली में एनसीईआरटी का रिवीजन का काम शुरू हो रहा है। एनसीईआरटी रिवाइज होकर के 2024 तक कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन अब 2022 तक कंप्लीट होने वाली है। ओके, मतलब कि 2022 के बाद नई एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिल जाएगा आपको, है ना। यूपीएससी के आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आप तो बन जाएंगे तब तक, लेकिन आपके आने वाले जो जूनियर बैचेस रहेंगे उनको जरूर मिलेगा। तो फ्रॉम 1999 टू 2004 डॉक्टर जेएस राजपूत जो थे वो डायरेक्टर थे एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द स्कूल टेक्स्ट बुक एंड सेटिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उस समय का जो था एनसीईआरटी का। एक्चुअली 1999 से 2004 के बीच में जो एनसीईआरटी में रिवीजन हुए उसको सेफ्रनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। सेफ्रनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, उसको कम्युनलाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि उस फेज में बहुत सारी चीजें हिस्ट्री बुक्स में चेंज की गई थी, है ना। और यहाँ पर इनका जो दो एजुकेशनलिस्ट उनका ये कहना है कि टेक्स्ट बुक्स में जो मुगल हिस्ट्री है उसको बहुत कम दिखाया गया है और मुगल इन्वेजन्स के बारे में, मुगल इन्वेडर्स के बारे में, एक्चुअली मुगल इन्वेडर्स बोला जा रहा है कि मुगल इन्वेडर्स के बारे में कम बताया गया है। ब्रिटिश राज तो 200 साल का था, लेकिन मुगल की हिस्ट्री तो 1000 साल की थी, तो वो बताना जरूरी है, जिसको कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस पर फोकस करना जरूरी है और उनके इन्वेजन्स के बारे में भी बताना जरूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। A strong India would act as counterbalance to China US। अब यूएस ने एक डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मतलब वही नहीं रहता कि जाते जाते एक लेटर निकलते हैं कि हाँ यार इन्होंने लेटर में क्या, जैसे अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत का एक लेटर आया था, है ना, पुराना लेटर था, उसी तरीके से ये लेटर डोनाल्ड ट्रम्प का एक लेटर है जो निकल के आया, जिसमें 10 पेज का लेटर, उसमें बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बात की है, किसी कंट्री को गाली गलौज भी कर दिया है। इंडिया के लिए यूएस ने अच्छा लिखा है, बोला कि भाई इंडिया एक अच्छी डेस्टिनेशन है जहां जिनके साथ हमको डिफेंस डील्स करने की जरूरत है और ज्यादा सिक्योरिटी टाइज करने की जरूरत है, एंड ये जो इंडिया स्ट्रांग रहेगा तो चाइना को काउंटर करेगा इन द एशियन रीजन में चाइना को अगर काउंटर करना है तो इंडिया का मजबूत होना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने में यूएस उनकी मदद करेगा, चाहे वो चाइनीज बॉर्डर हो चाहे वो पाकिस्तानी बॉर्डर हो, वहां पर दोनों तरफ मदद करेगा। इंडो पैसिफिक को स्ट्रांग करने के लिए चाइना इंडिया के साथ डील की जाएगी। इसके अलावा जो आपके एक्टिस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको भी सपोर्ट किया है यूएसए ने, और ये कहा है कि बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ अच्छी डील बनाओ, अच्छे डील करो, क्वाड ग्रुप की तारीफ की है, ये सारी चीजें हुई हैं इन दैट, ठीक है ना। आरबीआई फॉर्म्स वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग। तो अब डिजिटल लेंडिंग क्या होता है, ऐप्स के थ्रू नहीं है, कभी आपका मैसेज आता है कि भाई इस ऐप में 5,000 रुपए या 10,000 रुपए आपको लोन मिल जाएगा जरूरत के समय। तो डिजिटल लेंडिंग को स्टडी कर रहा है आरबीआई ने, एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है जो कि स्टडी कर रहा है कि डिजिटल लेंडिंग किस तरीके से होगी, किस तरीके से नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके मेंबर जैसे कुमार दास हो गए डायरेक्टर आरबीआई चेयरमैन, देन अजय कुमार चौधरी हो गए चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज हो गए, ये सब कुछ मेंबर्स हैं। मेंबर्स के नाम आपको याद नहीं रखना है, ना ही ये न्यूज याद नहीं रखनी है, जब इसका रिजल्ट आएगा तब आपको याद रखना है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।